चलो, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 52 नाउ। 51 हो गया, 51 की तरह ही 52 करना है। एवरीबडी इज रेडी? 52 एक और प्रैक्टिस करते हैं। फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज ABCDEF। शायद सुबह वाले क्वेश्चन में एक चीज रह गई थी, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। नहीं किया था तो एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 51 का सेकंड पार्ट अगर पेंडिंग रह गया तो उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सेकंड पार्ट, अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन, analyze whether it is preferable to invest 75% in A and 25% in C। तो एक नोट लिखना पहले, perfect correlation is assumed to be perfect positive correlation is assumed to be perfect positive correlation। फिर नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी, रिटर्न, वेट, वेट इनटू रिटर्न। अगर आपने कर लिया है तो चेक करो। AC, A का रिटर्न है 8%, C का रिटर्न है 12%, वेट 0.75, 0.25, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 9%। ये 9% हो गया, ये 2 स्टॉक के पोर्टफोलियो का रिटर्न। फिर लिखेंगे व्हेन R इज इक्वल टू +1, पोर्टफोलियो रिस्क इज वेटेड एवरेज रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क इज वेटेड एवरेज रिस्क। तो फॉर्मूला होगा WA इंटू सिग्मा A प्लस WC इंटू सिग्मा C। 0.75 इंटू 4 दिख रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ A4 प्लस 0.25, C का स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है। सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर बताना। आंसर 6% है, 6% इज राइट। तो अगर मैं पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता हूं, रिटर्न 9% मिलेगा, रिस्क 6% होगा। अब आप उस टेबल में देखो कि कोई एक ऐसा पोर्टफोलियो है या ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें रिटर्न तो 9% है लेकिन रिस्क उससे कम है। तो आप पाएंगे कि एक स्टॉक E है जिसका रिटर्न तो सेम 9% है लेकिन रिस्क उसका 5% है। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे, रिटर्न ऑन E इज इक्वल टू 9%, रिटर्न ऑन E इज इक्वल टू 9%। फिर उसके नीचे लिखेंगे रिटर्न ऑन E इक्वल टू 9%, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी E इज 5%। अब आप खुद ही डिसीजन लो कि अगर रिटर्न सेम हो और रिस्क कम हो तो क्या करेंगे। जिसका रिस्क कम है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर होगा डिसीजन क्वेश्चन नंबर 51। चेक करना, द इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी E। द इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी E as the returns are same, but the risk is lower। As the returns are same but the risk is lower। As the returns are same but the risk is lower। 52 नंबर मैंने आपको ट्राई करने दिया था,
52 नंबर, अगर ट्राई किया हो तो चेक करना, नहीं तो मेरे साथ साथ अभी सॉल्व करना। फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज ABCDEF, रिटर्न रिस्क, विच ऑफ द सिक्योरिटीज विल बी सिलेक्टेड। विच ऑफ द सिक्योरिटीज विल बी सिलेक्टेड मतलब आपको एफिशिएंट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं। फाइंड आउट द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फॉर द फॉलोइंग इन्वेस्टर। सेकेंड क्वेश्चन चेंज किया इन्होंने, 3 क्वेश्चन। अगर एक मिस्टर एक्स है हु इज अ हाईली रिस्क अवर्स, उसके लिए कौन सा पोर्टफोलियो या सिक्योरिटी सजेस्ट करेंगे। दूसरा है वाई, बहुत रिस्क एग्रेसिव है, उसके लिए कौन सा स्टॉक सजेस्ट करेंगे। और तीसरा है जेड, जेड एज अ मीडियम रिस्क टॉलरेंस लेवल। तो पहले 2 मिनट आप ट्राई करो और आराम से इस टेबल को देखो और बताओ कि कौन कौन से सिक्योरिटी सिलेक्ट हो सकते हैं। एलिमिनेशन वाला रूल अप्लाई करो, एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ट्राई करो, ध्यान से देखो, थोड़ा डिफरेंट है। और उसके बाद सेकेंड आंसर के बारे में भी सोचो। चलो ट्राई करते हैं, मैं भी ट्राई करता हूं। पहले हम देखेंगे ए और बी। ए और बी में रिस्क सेम है, रिस्क सेम है। यहाँ पे ए का रिटर्न 10 है, बी का रिटर्न 12 है, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। 12 रिटर्न ए से अच्छा है। बी और सी में हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, सी का रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। बी और डी में भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, डी का रिस्क रिटर्न दोनों ज्यादा है। बी और ई में एलिमिनेट नहीं कर सकते, बी और एफ में भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम सी और डी को कंपेयर कर सकते हैं। सी और डी में रिटर्न सेम है, डी का रिस्क कम है, सी एलिमिनेट हो गया। डी और ई को आप कंपेयर नहीं कर सकते, डी और एफ को कंपेयर नहीं कर सकते। ई और एफ को कंपेयर कर सकते हैं, एफ का रिटर्न भी ज्यादा, रिस्क भी कम है, तो एफ की वजह से ई एलिमिनेट हो जाएगा, बी की वजह से ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी की वजह से सी एलिमिनेट हो जाएगा, और एफ की वजह से ई एलिमिनेट हो जाएगा। बी और डी में से कोई एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकता, डी का रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा है। बी और एफ में कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता एक दूसरे को, बिकॉज एफ का रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। डी और एफ में भी एलिमिनेट नहीं हो सकता, बिकॉज एफ का रिस्क और रिटर्न डी से ज्यादा है। तो फाइनली जो 3 सिक्योरिटी हम सिलेक्ट करेंगे वो होगा बी, डी और एफ। ये सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो सबसे ज्यादा डरपोक है, हाईली रिस्क अवर्स, वो किसको सिलेक्ट करेगा। जिसका रिस्क सबसे कम होगा तो बी का रिस्क सबसे कम है। जो बहुत ज्यादा रिस्क एग्रेसिव है वो किसको सिलेक्ट करेगा, जिसका रिस्क सबसे ज्यादा है। तो बी, डी और एफ में जो भी आंसर करना है बी, डी और एफ के बीच में ही करना। जो एलिमिनेट हो गए उसको भूल जाओ। तो एफ का रिस्क ज्यादा है तो यहां पे एफ सिलेक्ट करेगा, और मीडियम टॉलरेंस वाला डी सिलेक्ट करेगा। इज इट राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे। आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो नीचे लिखना सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी।
सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। डोमिनेंस, रिटर्न, रिस्क, सिक्योरिटी एलिमिनेटेड। डोमिनेंस, रिस्क, रिटर्न, सिक्योरिटी एलिमिनेटेड। डोमिनेंस कॉलम में लिखना बी डोमिनेट्स ए, बी डोमिनेट्स ए। अब उसका रीजन क्या है? रिटर्न इज हाई, रिस्क इज सेम। रिटर्न इज हाई, रिस्क इज सेम, तो सिक्योरिटी एलिमिनेट होगा ए। फिर लिखना डी एलिमिनेट्स सी, डी डोमिनेट सी, डी डोमिनेट सी। उसका रीजन क्या है? रिटर्न्स आर सेम बट डी का रिस्क कम है, लोअर रिस्क ऑफ डी, लोअर रिस्क ऑफ डी, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी को लेना कभी भी अच्छा नहीं जब आपके पास डी अवेलेबल है। एफ डोमिनेट्स ई, एफ डोमिनेट्स ई, क्यों? एफ का रिटर्न हाइयर है, एफ का रिटर्न हाइयर है और एफ का रिस्क लोअर है, एफ का रिटर्न हाइयर है और एफ का रिस्क लोअर है, तो सिक्योरिटी जो एलिमिनेट होगा ई। ए सी एलिमिनेट हो गए तो बचा बी डी एंड एफ, बचेगा बी डी एंड एफ। ओके, तो नीचे जस्ट एक नोट लिखना, मैं आपको डिक्टेट करवाता हूं। द सिक्योरिटी टू बी सिलेक्टेड आर, द सिक्योरिटी टू बी सिलेक्टेड आर बी डी एंड एफ। द सिक्योरिटीज टू बी सिलेक्टेड आर बी डी एंड एफ। The ultimate selection will depend upon, the ultimate selection will depend upon the investor's attitude towards the risk. The ultimate selection will depend upon the investor's attitude towards the risk. Investor's attitude towards the risk, बस इतना ही लिखो। अब उन्होंने क्वेश्चन है कि जो 3 अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर हैं वो कौन सा स्टॉक या पोर्टफोलियो चूज करेंगे, तो उसके लिए लिखना है नेक्स्ट स्टेप 2, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फॉर द इन्वेस्टर। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो फॉर द इन्वेस्टर, 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे। नेम, नेचर ऑफ द इन्वेस्टर, optimum portfolio, name, nature of the investor, optimum portfolio। नेम लिखना एक्स लिमिटेड या एक्स लिखना एक्स। नेचर क्या है? हाई रिस्क अवर्स, मतलब रिस्क से बहुत ही घबराता है, रिस्क से भागता है। तो ये जो 3 सिक्योरिटी हमने देखा, बी एफ डी, बीएफडी में जो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो चूज करेगा, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद लिखना वाई रिस्क एग्रेसिव, बी डी और एफ में जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे हाई होगा ये उसको सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसका रिटर्न भी हाई है, इसको हाई रिटर्न चाहिए भले रिस्क कितना हो, ठीक है, तो रिस्क एग्रेसिव एफ। जेड, जेड है मीडियम रिस्क टॉलरेंस लेवल, जिसका मीडियम रिस्क टॉलरेंस लेवल है वो बी और एफ के बीच का स्टॉक कौन है? डी, क्योंकि उसका रिस्क 5 है, बी से थोड़ा ज़्यादा है, एफ से थोड़ा कम है, तो वो डी सिलेक्ट करेगा। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 4, 6 अप टू 8 मार्क्स भी आते हैं, जो हमने 3 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, 50, 51 एंड 52। अब देख रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चन है। अब एक और एग्जाम का क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी एक एग्जाम में 10 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन आया था और रिपीट भी होता रहता है। आपकी बुक में सिर्फ एक ही बार इसको लिखा है, क्योंकि एक जैसी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो क्वेश्चन कहता है A Limited has an expected return of 22% and standard deviation of 40%. A का आपको expected return और standard deviation दिया हुआ है। S Limited has an expected return of 24% and standard deviation of 38%.
दूसरा स्टॉक है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, यानी वो दूसरा स्टॉक ए से बेहतर है, रिस्क के मामले में कम, रिटर्न के मामले में ज़्यादा। फिर दिया है ए लिमिटेड हैज़ अ बीटा ऑफ 0.86 and B has a beta of 1.24. The correlation coefficient between the return of A and S is 0.72. दोनों स्टॉक के बीच का कोरिलेशन दिया हुआ है 0.72. The standard deviation of the market return is 20%. Standard deviation of market is 20%. Is investing in S Limited better than investing in A Limited? पहला क्वेश्चन है, क्या S में इन्वेस्ट करना A से अच्छा होगा? तो अगर मैं रिटर्न देखूं तो रिटर्न ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, लेकिन अगर मैं बीटा देखता हूं तो बीटा हाई है। रिटर्न के मामले में S लिमिटेड अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में एस लिमिटेड अच्छा है, लेकिन बीटा इसका ज़्यादा है। तो दो पैरामीटर अच्छे हैं, तो आप बैठ के थोड़ी देर सोचो, इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा, आप भी सोचना एस अच्छा है या ए अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन, इफ यू इन्वेस्ट 30% इन एस लिमिटेड एंड 70% इन ए लिमिटेड, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन? अगर आप 30% एस लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं और 70% ए में, तो पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा? पोर्टफोलियो रिटर्न वेटेड एवरेज रिटर्न। वेटेड एवरेज रिटर्न का फॉर्मूला है वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। तो 2 मार्क तो बोनस मार्क है इस क्वेश्चन में। और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है? अगर पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक हो, दोनों का वेट अवेलेबल हो, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल हो, कोरिलेशन अवेलेबल हो, तो दोनों का, तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले से आ जाएगा, अंडर रूट W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 R सिग्मा 1 सिग्मा 2। उस फॉर्मूले से आ जाएगा। 2 मार्क्स और आपकी जेब में। What is the market portfolio expected rate of return and how much is the risk free return? अब इस क्वेश्चन में RM रिस्क फ्री रिटर्न और मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न दोनों मिसिंग है। दोनों स्टॉक का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना होगा। पहले भी हमने 1-2 दिन पहले आपको प्रैक्टिस करवाई थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके RF RM निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अज्यूम करना होगा एक बात, गेस करो क्या अज्यूम करना होगा, कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM, यानी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो ही जाकर आप CAPM का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। प्रॉब्लम में एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्ड यूज हुआ है, लेकिन आपने पढ़ा है CAPM गिव्स यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बट इक्विलिब्रियम मार्केट में एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड रिटर्न आर इक्वल। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये रिक्वायर्ड रिटर्न ही है। What is the beta of the portfolio if A's weight is 70% and S limited weight is 30%? Beta of portfolio is weighted average beta. वेट दिया हुआ, ऊपर बीटा दिया हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो बीटा आसानी से आ जाएगा। पहले लिखना एक छोटा सा टेबल, टेबल में राइट साइड 2 कॉलम, टेबल की हेडिंग लिखना बेसिक इन्फो, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। राइट हैंड साइड 2 कॉलम्स, ए लिमिटेड एस लिमिटेड, ए लिमिटेड एस लिमिटेड, ए लिमिटेड एस लिमिटेड लिखा। फिर लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में देखना 22%, 24%, स्टैंडर्ड डेविएशन 40%,
38%। अभी मैं बीटा नहीं लिख रहा हूं। अब आप इसको ही ध्यान से देखो और बताओ कि पहला आंसर क्या होगा। इज इन्वेस्टिंग इन एस लिमिटेड बेटर देन इन्वेस्टिंग इन ए? तो जवाब है हाँ। अगर मैं रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखता हूं तो रिटर्न ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो यहां पर मैं एक नोट लिखूंगा, इन्वेस्टिंग इन एस लिमिटेड इज बेटर, इन्वेस्टिंग इन एस लिमिटेड इज बेटर देन, investing in S limited is better than investing in A limited because returns are higher, and risk is lower, because returns are higher and risk is lower, because returns are higher and risk is lower। कुछ स्टूडेंट कभी कभी ये क्वेश्चन रेस करते हैं कि हमने बीटा क्यों नहीं देखा। बीटा देखते हैं तो हमारा जवाब शायद होता इट डिपेंड्स, क्योंकि बीटा एस लिमिटेड का हाइयर है। तो उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए एक दूसरा नोट लिखेंगे, फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स, अभी हम इंडिविजुअल स्टॉक को कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक का टोटल रिस्क, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होता नहीं है, एक ही स्टॉक है। तो फॉर इंडिविजुअल स्टॉक स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मोर अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ रिस्क। जब आप स्टॉक टू स्टॉक कंपेयर कर रहे हैं तो उनका टोटल रिस्क मैटर करता है। एक ही स्टॉक है तो टोटल रिस्क मैटर करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ रिस्क। एक और लाइन लिखवा देता हूं, बीटा इज मोर रेलेवेंट, बीटा इज मोर रेलेवेंट in portfolio context, beta is more relevant in portfolio context, beta is more relevant in portfolio context। तो अगर पोर्टफोलियो होता तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ रिस्क डाइवर्सिफाइड है, तो अब जो रिस्क बचा हुआ वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क है। इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मोर अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ रिस्क, इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया कंपेयर करने के लिए। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ यू इन्वेस्ट 30% इन एस एंड 70% इन ए, व्हाट इज योर पोर्टफोलियो रिटर्न एंड व्हाट इज योर पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। लिखना आंसर टू। बहुत इजी है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न। टेबल बना के करना चाहते हैं तो टेबल बना लीजिए, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 22 इंटू 0.7 प्लस 24 इंटू 0.3। और जो लोग टेबल बना रहे हैं 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी, रिटर्न, वेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। सिक्योरिटी लिखेंगे ए लिमिटेड, एस लिमिटेड। रिटर्न लिखना 22%, 24%, वेट 0.7, 0.3, मल्टीप्लाई टोटल। पहला आंसर आएगा 15.4, दूसरा आ रहा है 7.2, टोटल आ रहा है 22.6%, 22.6%। तो ये होगा पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक होंगे तो आपने इतने दिनों में काफी बार प्रैक्टिस किया है कि 2 स्टॉक वाले पोर्टफोलियो का रिस्क होगा। लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 r सिग्मा 1 सिग्मा 2। इसलिए प्रैक्टिस करवाते कभी भी कोई भी फॉर्मूला की आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब मैं आपको नंबर दूंगा और आप इसको सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर देना। नंबर मैंने आपको लिख दिया है, वेट लिख दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया है, कोरिलेशन लिख दिया है। आराम से सॉल्व करो।
हो गया सॉल्व। चेक करना आंसर कितना आ रहा है, फाइनल आंसर चेक करना। फाइनल आंसर कुछ 37.07% आ रहा है। सो पोर्टफोलियो रिस्क 37.07%। अगला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज मार्केट रिटर्न एंड व्हाट इज रिस्क फ्री रिटर्न। अब यहां पर आपको दो मिसिंग वेरिएबल है और दो स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा दिया हुआ है। पहले हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन निकालने वाले 3 क्वेश्चन में RM RF को निकाला था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो अगला आंसर लिखना, आंसर नंबर 3, आंसर ऑफ पार्ट 3, आंसर ऑफ पार्ट 3 हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा। लेट मार्केट रेट बी x एंड रिस्क फ्री रेट बी y। नहीं लिखना चाहते तो RM RF कंटिन्यू करना। लेट मार्केट रेट बी x एंड रिस्क फ्री रेट बी y एज पर CAPM कॉमा, एज पर CAPM कॉमा, नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब मैं दो इक्वेशन लिखूंगा, आप उसको सॉल्व करना। फॉर A लिमिटेड का इक्वेशन क्या बनेगा, 22 इज इक्वल टू, रिस्क फ्री रेट को हमने y एज्यूम किया, y प्लस 0.86 इंटू एक्स माइनस वाई, RM माइनस RF। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं चाहूं तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। 22 इक्वल टू वाई प्लस 0.86x माइनस 0.86y लिख सकते हैं ऐसा। 22 इक्वल टू 0.86x प्लस 0.14y, इसको आप दे दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सिखाया जाता था मैथ्स की क्लासेस में। या इसको लिख दो लेफ्ट साइड में और इसको लिख दो राइट साइड में, जिसको जैसे ठीक लगे। जिसको यहीं पर रुकना, यहाँ पर रुक के इक्वेशन 1 लिख दो। इक्वेशन सॉल्व करना आपका ही काम है। अभी इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे फॉर S लिमिटेड। S लिमिटेड का इक्वेशन क्या बनेगा, क्वेश्चन देखो। 24 इज द रिटर्न, 24 इक्वल टू y प्लस 1.24 x माइनस वाई। आपके लिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 24 इक्वल टू वाई प्लस 1.24x माइनस 1.24y। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.24x माइनस 0.24y इज 24, इक्वेशन नंबर 2। और जिनको नहीं करना इतना, वो यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख सकते हैं और डायरेक्टली 1 और 2 को कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, इक्वेशन सॉल्व करना अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसको जैसे आता है, जो आपने सीखा है, जहां आप कंफर्टेबल हो उस तरह से सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने का, 30 सेकंड का मौका। ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन में करवाया था आपको। x और y की वैल्यू बताना है। x मतलब RM, y मतलब RF। कंसंट्रेट करो, सॉल्व करो, तो आंसर आएगा। फाइनल आंसर मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। ऑलरेडी मैंने 3 क्वेश्चन में करवा दिया था 1-2 दिन पहले। तो हमारा आंसर चेक करना, रिस्क फ्री रेट इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू आ रही है 17.47% एंड मार्केट रिटर्न यानी एक्स की वैल्यू आ रही है 22.74%।
22.74%। हमारा थर्ड आंसर कंप्लीट हुआ। इक्वेशन सॉल्व आप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस 53 नंबर, what is the beta of the portfolio if A limited's weight is 70% and S limited's weight is 30%? तो पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। नीचे लिखेंगे आंसर ऑफ पार्ट 4, आंसर ऑफ पार्ट 4, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। जो टेबल ड्रॉ करके लिखना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी, बीटा, वेट, वेट इनटू बीटा। और जो लोग डायरेक्ट लिखना चाहते हैं वो जस्ट बीटा और वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। ए लिमिटेड, एस लिमिटेड, बीटा दिया हुआ है स्टार्टिंग में 0.86, 1.24, वेट दिया हुआ है 0.70, 0.30, मल्टीप्लाई और टोटल ये आया 0.602, 0.372, ठीक है ना। टोटल करना 0.974, ये 0.974 इज पोर्टफोलियो बीटा, 0.974 इज पोर्टफोलियो बीटा। तो ये इतना इजी क्वेश्चन खत्म हुआ इसमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है वो, पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो बीटा, एंड मिसिंग वेरिएबल आरएम और आरएफ कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो गई। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अल्फा। अब इस चैप्टर में एक कंफ्यूजन है, हो सकता है कि अल्फा दो जगह पे आता है। एक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के डिस्कशन में, ओके, और एक आता है टू चेक वेदर द स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड। तो अभी हमारा अल्फा जो कैलकुलेशन होगा इसका पर्पस होगा टू चेक वेदर द स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड यूपी या ओवर प्राइस्ड ओपी। अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड, एग्जाम में ऐसा यूपी ओपी मत लिखना। और एक अल्फा कहाँ आपने देखा था, कैरेक्टरिस्टिक लाइन में, द इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज द रिटर्न द स्टॉक विल जनरेट व्हेन मार्केट रिटर्न इज 0। और कैरेक्टरिस्टिक लाइन में अल्फा कैसे निकालते थे, रिटर्न ऑफ जे माइनस बीटा इंटू आरएम। ये आपका एक ऑलरेडी फॉर्मूला सीखा गया, लेकिन ये फॉर्मूला और ये जो सीखने जा रहे हैं डिफरेंट हैं, ओके। वहाँ पे अल्फा इज जस्ट एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे अल्फा गिव्स यू एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव रिक्वायर्ड रिटर्न। सो लेट अस रीड, अंडरस्टैंड the implication of alpha, and then how to decide overvalued or undervalued stock and how to take the decision. तो अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा refers to the difference between the actual rate of return and the return predicted by the beta value. So alpha means excess return earned by the stock over and above required return as per CAPM. तो अल्फा क्या करता है, कहता है कि बोलता है आप कंपेयर करो दो चीजों को। किन दो चीजों को कंपेयर करना है, कि क्या आपने एक्चुअली अर्न किया, क्या आपने एक्चुअल रिटर्न अर्न किया, और दूसरा आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या था एज पर CAPM। ये जो आपको मिला, व्हाट यू गॉट, व्हाट यू वांट, ठीक है, क्या चाहिए और क्या मिला। तो आपका अगर चाहिए 15%, मिला 16%, तो अब आपको बताना ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो अच्छी बात है,
अगर मुझे 50% मार्क्स चाहिए, 60% मिला, अच्छी बात है, इज इट राइट? तो ऐसे स्टॉक को हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, क्योंकि अंडर प्राइस्ड है, ये हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न से हायर अमाउंट पे कर रहा है, तो सच स्टॉक्स आर अंडर प्राइस्ड, और ऐसे स्टॉक को बाय करना चाहिए। रिवर्स भी हो सकता है कि आपका एक्चुअल रिटर्न कम हो और रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा हो, तो उस केस में आपको सेल करना चाहिए। इक्वल भी हो सकता है तो होल्ड करना चाहिए। तो अगला पैराग्राफ देखना आपकी बुक में, एक टेबल बना हुआ है, अल्फा एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अल्फा अगर पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव कब होगा, खुद ही गेस करना, जब आपका एक्चुअल रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा होगा। जब आपका एक्चुअल रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा होगा तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इसका मतलब है द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, और क्या करेंगे, बाय। अल्फा जीरो कब होगा, जब एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू CAPM रिटर्न, जो चाहिए वही मिला, करेक्टली वैल्यूड, करेक्टली वैल्यूड को होल्ड करेंगे। ऐसे स्टॉक हमें उतना ही रिटर्न जनरेट करके देंगे जितना हमें चाहिए। तीसरा, अल्फा इज नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव कब होगा, जब एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन रिक्वायर्ड रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न कब होगा, जब स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओके, सेल करेंगे। ओवर वैल्यूड स्टॉक को सेल करेंगे, बिकॉज ओवर वैल्यूड स्टॉक की प्राइस घटेगी। जैसे ही मार्केट में इंफॉर्मेशन जाती है लोगों के पास कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लोग उसको सेल करना चालू करते हैं, और जब हायर लोग सेल, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल करेंगे तो उसका भाव घटेगा। अभी सेल करके बाद में खरीद लेना तो फायदा हो जाता है, इसको शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। तो अल्फा में हम एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन रिटर्न। अगर आपको 3-4 साल का डेटा दिया जाएगा तो एक्चुअल रिटर्न विल बी एवरेज ऑफ पास्ट रिटर्न्स। एक्चुअल रिटर्न इक्वल टू एवरेज ऑफ पास्ट रिटर्न्स, वो लिख के रख लो, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वहां पर ये जरूरत पड़ेगी आपको एक्चुअल रिटर्न निकालने की। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, उसके नीचे लिखा हुआ है पेज 36, 62 नंबर क्वेश्चन। कंपनी ए लिमिटेड हैज अ बीटा ऑफ 1.32, कंपनी ए हैज अ बीटा ऑफ 1.32 ऑन एन एवरेज, मार्केट हैज बीन गिवन अ रिटर्न ऑफ 14%। तो ये दिया हुआ आपको RM, मार्केट रिटर्न दिया हुआ 14%, एंड रिस्क फ्री रेट हैज बीन रिमेन्ड एट 8%, और रिस्क फ्री रेट 8 है। तो RM और RF का यूज कहाँ करेंगे, CAPM रिटर्न निकालने के लिए, बीटा भी दिया हुआ है। अब स्टॉक का एक्चुअल रिटर्न दिया है, द रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 3 ईयर्स इज गिवन बिलो। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है, ईयर 1, 2, 3, रिटर्न ऑन कंपनी शेयर पहले साल 20, 21, 17.5। आपको सिंपल एवरेज लेना है, तो आपको मिलेगा एवरेज रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न। कंप्यूट इट्स अल्फा वैल्यू, और उसके बाद एक लाइन लिखना है एडवाइस। एडवाइस, अगर एडवाइस पूछे तो आप बाय लिखेंगे, सेल लिखेंगे या होल्ड लिखेंगे। तो एक वर्ड ऐड कर दिया हमने एडवाइस। पहले हमें 2 सिंपल कैलकुलेशन करने होंगे, रिटर्न एज पर CAPM और दूसरा एवरेज ऑफ पास रिटर्न, फिर दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस लेने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, बाई करेंगे या सेल करेंगे या होल्ड करेंगे। राइट, नोटबुक निकालिए, क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर रेफरेंस दे देना, स्टेप 1 लिखना। स्टेप 1, स्टेप 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ required return as per CAPM
फॉर्मूला लिखना इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। अब आप अपने से सॉल्व करो और मुझे सी ए पी एम रिटर्न बताओ। सॉल्व करो, हो गया, चेक करना। 8 प्लस 1.32 इंटू 14 माइनस 8, सारा डेटा फर्स्ट पैराग्राफ में है। तो सी ए पी एम रिटर्न आ रहा है 15.92%। बहुत इजी है, अल्फा का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। उसके बाद लिखना कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रिटर्न, स्टेप 2। स्टेप 2 लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रिटर्न। सिंपल एवरेज ले लो तीनों का, 20 प्लस 21 प्लस 17.5 अपॉन 3। तो ये स्टॉक का ये रिटर्न मिल रहा है हमें ऑन एन एवरेज। इस स्टॉक से ऑन एन एवरेज हमें 19.5% रिटर्न मिल रहा है। पिछले 3 साल का इतिहास देखेंगे तो एवरेज 19.5% रिटर्न मिला है, लेकिन जो रिस्क हम ले रहे हैं उसके बेसिस पे हमें 15.92% चाहिए। स्टॉक हमें उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो आपको बताना है कि अल्फा क्या है, स्टेटस क्या है, डिसीजन क्या है। तो स्टेप 3 लिखना, स्टेप 3, अल्फा इज इक्वल टू एवरेज रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM। एवरेज रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM। एवरेज रिटर्न 19.5, रिक्वायर्ड रिटर्न है 15.92, दोनों का डिफरेंस लेंगे, करीब 3.58% आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको नीचे एक नोट लिखना होगा, नोट एज द अल्फा इज पॉजिटिव, एज द अल्फा इज पॉजिटिव द सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी जब हमने देखा CAPM रिटर्न से ज्यादा होता है तो सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस। यहाँ पे एक्सपेक्टेड की जगह हम एक्चुअल या एवरेज रिटर्न देख रहे हैं। सिचुएशन सेम, डिसीजन सेम, सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड। और आपको एक एडवाइस भी लिखना था, तो उसके नीचे एडवाइस लिख दो, एडवाइस लिख दो, द इन्वेस्टर शुड बाय द शेयर्स, द इन्वेस्टर शुड बाय द शेयर्स, the investor should buy the share because the stock is undervalued. The investor should buy the shares because the stock is undervalued. Because the stock is undervalued. Dear student, अब हम क्या करेंगे, अल्फा पे थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। अल्फा मतलब एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव योर CAPM रिटर्न। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, 99 नंबर, आपकी बुक में आ जाओ, पेज नंबर 60, आगे बढ़ो, 60 पेज पर आओ। वहां पर एक 8 मार्क का क्वेश्चन दिखेगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, मई 2007, 8 मार्क्स। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे आपके, यानी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन कई बार बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ये है क्वेश्चन 99, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन 2 स्टॉक्स फॉर पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो क्वेश्चन में दिया हो आपको 2 स्टॉक, स्टॉक का नाम है एग्रेसिव स्टॉक, डिफेंसिव स्टॉक, ये स्टॉक का नाम है और ये मार्केट रिटर्न है। तो जब मार्केट रिटर्न 7% था तो एग्रेसिव 4, डिफेंसिव 9, मार्केट रिटर्न 25, एग्रेसिव 40, डिफेंसिव 18। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ द 2 स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में बीटा कैसे निकालोगे, इतना कम डेटा दिया हुआ है, इज इट राइट? तो एक बीटा का फॉर्मूला आपने सीखा था,
अगर याद हो तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन डिस्कस करते हो, अब सिर्फ 2 डेटा दिया हुआ आपको, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बीटा के लिए लिखते हैं डिफरेंस इन और चेंज इन स्टॉक्स रिटर्न अपॉन चेंज इन या डिफरेंस इन मार्केट रिटर्न। जब सिर्फ 2 फिगर दिया हो, अब देखोगे यहाँ पे एक एग्रेसिव का मैं समझाता हूं। जब मार्केट 7 से 25 हुआ तो एग्रेसिव 4 से 40 हो गया, तो एग्रेसिव में 36 का चेंज आया और मार्केट में 25 माइनस 7 18 का चेंज आया। तो ये भी एक बीटा का डेफिनेशन है, हाउ मच विल द स्टॉक्स रिटर्न चेंज फॉर 1 यूनिट चेंज इन मार्केट रिटर्न। ओके, तो जो भी आंसर आएगा हम बाद में अच्छे से लिखेंगे, तो बीटा निकल जाएगा आपका। इस तरह से दोनों स्टॉक का आप बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं एक ग्राफ के द्वारा समझाऊं, यहाँ आरएम है, यहाँ स्टॉक का रिटर्न है। सपोज एग्रेसिव के केस में मार्केट 7 था तो एग्रेसिव 4 था कुछ यहाँ पे, ठीक है, और बाद में मार्केट हो गया 25 तो एग्रेसिव हो गया है 40। तो ये हो गया स्टॉक का रिटर्न, ये हो गया मार्केट का रिटर्न। तो आपको देख रहा है स्टॉक का रिटर्न इतना चेंज हुआ, मार्केट का रिटर्न इतना चेंज हुआ, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं बीटा, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस वेरिएबल। तो y में इतना चेंज हुआ 40 माइनस 4 और x एक्सिस के वेरिएबल में 25 माइनस 7 का चेंज हुआ है, इसलिए इसको बीटा कहते हैं। ठीक है, तो बीटा का रिवीजन हो गया। अब पूछ रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक if the market return is equally likely to be 7% or 25%। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट का रिटर्न 7 या 25 होने की संभावना और दोनों का प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक क्या होगा, सोचते रहिए। अगर मार्केट का रिटर्न 7 और 25 होने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो एग्रेसिव रिटर्न का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, डिफेंसिव का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर भी हमारा वही होगा, उनका भी हम एवरेज लेंगे 50-50, यानी इसको 50 का वेट देंगे, इसको 50 का वेट देंगे, क्योंकि मार्केट भी अगर 50-50 वेट पे है तो स्टॉक को भी हम 50-50 वेट देकर उनका एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे। ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट आपको बोनस मार्क दे रही है, मार्क्स बांट रही है, लूट लो। नेक्स्ट, समझ में आ गया इसका आंसर। अगर मार्केट का दोनों रिटर्न की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो स्टॉक के भी दोनों रिटर्न को हम 0.5 प्रोबेबिलिटी देके सॉल्व कर लेंगे। अब उन्होंने अचानक गियर बदला, सिक्योरिटी मार्केट लाइन को ले आया बीच में, यानी CAPM। कैलकुलेट द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, यानी आपको एक इक्वेशन लिखना है। इफ द रिस्क फ्री रेट इज 7.5% एंड मार्केट रिटर्न इज इक्वली अंडरलाइन लाइकली टू बी 7% और 25%। तो आपने पढ़ लिया इतने दिन में, सिक्योरिटी ऑफ SML इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF की वैल्यू दी गई है, RM आपको एवरेज करना है इन दोनों का, बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वली है, RF दिया हुआ है। तो आपको एक जनरल इक्वेशन बना देना है कि 7.5 प्लस बीटा इंटू ये जो भी मार्केट रिस्क प्रीमियम आएगा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन मतलब आपको CAPM का फॉर्मूला लिखना हो गया, फाइंड द अल्फाज ऑफ द टू स्टॉक। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, योर एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न यहाँ पे आपने निकाल लिया है, पॉइंट नंबर B में भी आपने एक्चुअल रिटर्न निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, CAPM रिटर्न निकालना यूजिंग दिस SML इक्वेशन। CAPM इक्वेशन से आपको CAPM रिटर्न निकालना है।
फिर देखना है जो इनका एक्चुअल रिटर्न है और जो इनका CAPM रिटर्न है दोनों के बीच डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो वेलकम, दैट इज अल्फा। इज इट राइट? तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए तो जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये भी होता है कि द चेंज इन स्टॉक्स रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न, बिकॉज इन अ कैरेक्टरिस्टिक लाइन दैट स्लोप of the characteristic line is beta, which is change in stock return upon change in market return। और बाकी क्वेश्चन फिर इजी है। रेडी? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार आंसर भी धीरे धीरे आप समझ के लिखो। पहला लिखो स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ बीटाज ऑफ टू स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ बीटाज ऑफ टू स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ बीटाज ऑफ टू स्टॉक। फिर यहां पर एक फॉर्मूला लिखना, बीटा इक्वल टू चेंज इन स्टॉक्स रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न। चेंज इन स्टॉक्स रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न। अब उसके नीचे लिखना पॉइंट नंबर रोमन 1, एग्रेसिव स्टॉक। एग्रेसिव स्टॉक नीचे लिखना बीटा इज इक्वल टू, ये बी फॉर बीटा है, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन सामने 40% माइनस 4%, जस्ट 40 माइनस 4 लिखा तो भी ठीक है, अपॉन 25 माइनस 7। तो ये आ रहा है 36, ये आ रहा 18, 36/18, तो बीटा इसका 2 है। फिर नीचे लिखना पॉइंट नंबर रोमन 2, डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक में लिखेंगे 18 माइनस 9 अपॉन 25 माइनस 7। 18 माइनस 9 यानी 9 अपॉन 18, 0.50, तो इसका बीटा 0.15 है। यहाँ पे मार्केट 1 यूनिट चेंज होता है तो स्टॉक का रिटर्न 0.50 यूनिट से चेंज होता है। एग्रेसिव में मार्केट 1 यूनिट से चेंज होगा, 1% से, तो स्टॉक 2% से चेंज होता है। राइट? यहां तक लिख लिया? अभी लिखना मत, सिर्फ समझना। ये मार्केट है, ये रिटर्न ऑन एग्रेसिव स्टॉक है, तो ये कुछ इस तरह से चेंज होगा कि मार्केट 1% से बढ़ा तो 2% से बढ़ेगा। और डिफेंसिव स्टॉक में क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह से है कि मार्केट 1% से बढ़ा तो स्टॉक का रिटर्न आधा % से बढ़ता है। सो दैट इज हाउ एग्रेसिव स्टॉक एंड डिफेंसिव स्टॉक्स आर। डायग्राम सिर्फ आपको जस्ट एक समझाने के लिए था, एग्जाम में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द टू स्टॉक। क्वेश्चन में दिया है कि मार्केट के जो दोनों रिटर्न दिए गए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो स्टॉक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? तो स्टॉक का भी फिर हम प्रोबेबिलिटी दोनों को 0.5 देंगे। तो नीचे लिखना आंसर बी। आंसर बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द टू स्टॉक। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द टू स्टॉक, नेक्स्ट लाइन, रोमन 1, एग्रेसिव स्टॉक इक्वल टू 0.5 इंटू 4% प्लस 0.5 इंटू 20%, सॉरी 0.5 इंटू 40%। चेक करना, टोटल आंसर 22% आ रहा है, 22%। ओके, उसके बाद डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक 0.5 इंटू 9% प्लस 0.5 इंटू 18%, that is 13.5%। 13.5%।
इतनी कम मेहनत में 2 मार्क। अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, एक और चीज लिख दो नेक्स्ट लाइन में, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, ताकि वो एसएमएल की लाइन में काम आए। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 0.5 इंटू 7 प्लस 0.5 इंटू 25, यानी एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है 16%। 16%, ठीक है, सबका प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो तीनों का हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लिया, स्टॉक एग्रेसिव, स्टॉक डिफेंसिव और मार्केट। अब हम लिखेंगे अगली लाइन, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 16 माइनस 7.5, RM माइनस RF, RM माइनस RF। तो आपको RF दिया हुआ है क्वेश्चन में 7.5%, आंसर आएगा 8.5%। चेक करना 8.5%। तो अब हमारा SML का इक्वेशन आ गया, therefore as per SML, required return is equal to 7.5 प्लस बीटा इंटू 8.5। यानी अब कोई भी स्टॉक का अगर आपको बीटा पता हो तो उसका आप रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड रिटर्न और बीटा के बीच क्या इक्वेशन है, 7.5 एक रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा और बीटा टाइम्स मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को यूज करके हम ये दोनों स्टॉक की रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेंगे और उनके एवरेज रिटर्न से कंपेयर करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। रेडी, यहां तक सबने समझ लिया कि जो CAPM का रिटर्न इस लाइन से आएगा, हमें अल्फा पूछा गया है, एवरेज रिटर्न ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, एवरेज माइनस CAPM रिटर्न। CAPM रिटर्न निकालेंगे, एवरेज से कंपेयर करेंगे, डिफरेंस इज अल्फा। सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, आंसर D, अल्फा फॉर स्टॉक A एंड B, अल्फा फॉर स्टॉक A एंड B। अल्फा इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्ड यूज किया गया है तो हम भी वही रिटर्न वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस CAPM रिटर्न, एक्सपेक्टेड या एक्चुअल रिटर्न या एवरेज रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न। जो वर्ड क्वेश्चन में यूज हो, एक्सपेक्टेड, एवरेज और एक्चुअल। फिर लिखना अल्फा फॉर स्टॉक A, अल्फा फॉर स्टॉक A 0.22, ये उसका एवरेज रिटर्न हमने निकाला थोड़ी देर पहले, ये उसका CAPM रिटर्न है 0.075 प्लस 2 इंटू 0.085। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा -2.5%। फाइनल आंसर आएगा -2.5%। इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओवर वैल्यूड। अल्फा फॉर स्टॉक B, स्टॉक B का एवरेज कितना था, 13.5 था, ओके, माइनस ब्रैकेट में 0.075 प्लस 0.5 इंटू 0.085, इसका बीटा 0.5 है, मार्केट प्रीमियम 0.085 है। सॉल्व करना, परसेंटेज में व्यक्त करना, तो आंसर आ रहा है 1.75%। पॉजिटिव आ रहा है, ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर वैल्यूड। अगर आपसे पूछा जाता कि विच ऑफ द टू स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, A इज ओवर वैल्यूड, B इज अंडर वैल्यूड। फिर पूछते हैं विच स्टॉक शुड बी बॉट and which stock should be sold, A should be sold, B should be bought। मान लो आपकी एग्जाम में उन्होंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, बाई करना है कि सेल करना है, तो आप यहाँ पे लिख के रखो
हो सकता है अगली बार एक लाइन और ऐड कर दे क्वेश्चन में। तो पहला आइटम लिखना ओवर वैल्यूड सेल, दूसरा लिखना अंडर वैल्यूड बाय। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 99 जो हमने सॉल्व किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको एग्जाम में जाने के पहले जरूर प्रैक्टिस करना। अब एक थोड़ा इजी क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 जो भी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके जैसा ही है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। जेब्रा लिमिटेड हैज अ बीटा ऑफ 1.15 and market portfolio return is 14, risk free rate is 5. What would be the expected return on shares of Jebra Limited? तो पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधी CAPM का फॉर्मूला है, 2 मार्क मिल गए यहाँ पे। वैसे क्वेश्चन अभी आना बाकी है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, ये एक नया क्वेश्चन आ गया कि रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करने के पश्चात आपको उसकी इम्प्लीकेशन लिखनी है, उससे आप क्या समझते हैं। ओके और तीसरा क्वेश्चन, इफ द एक्चुअल रिटर्न ओवर 4 ऑब्जर्वेशंस आर एज अंडर, व्हाट वुड बी द अल्फा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ऊपर ऑलरेडी आपने CAPM रिटर्न निकाल लिया है, इसका एवरेज ले लो, उसको कंपेयर करो तो आपको अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। इज इट राइट? तो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। पहले क्या करेंगे बोलो, पहले आप कह रहे हैं कि CAPM रिटर्न निकाल लो। लिखो पार्ट 1, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न बेस्ड ऑन CAPM, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न बेस्ड ऑन CAPM। फॉर्मूला लिखना, रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। क्वेश्चन सामने रखो, RF कितना दिया हुआ है 5, बीटा कितना दिया हुआ है 1.15 और RM कितना दिया हुआ है 14 माइनस 5। तो सॉल्व करो और आंसर बताना कितना आ रहा है आंसर। सॉल्व करके आंसर की प्राप्ति हुई 15.35%, 15.35%। अब आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, पार्ट 2 इम्प्लीकेशन, यानी 15.35 क्या आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है, लेकिन क्या जरूरी है कि आपको 15.35% ही रिटर्न मिलेगा? नहीं, आपको थोड़ा कम ज़्यादा मिल सकता है। ओके, स्पेशली इन द शॉर्ट रन। लेकिन लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि आपका स्टॉक का रिटर्न लगभग 15.35% के आसपास ही है। तो एक नोट लिख लेते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में वैसे भी कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है। पूछा है तो इसलिए आंसर लिखना पड़ रहा है। इम्प्लीकेशन, बाय एक्सपीरियंस an investor would realize that by experience an investor would realize that return on Zebra's shares would not be precisely 15.35%, would not be precisely 15.35%, but that over a period मतलब कुछ लंबे समय में, over a period of time, it should be equal to this level, rendering the abnormal returns as zero, that is in a perfect market, so in a perfect market क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न और आपका जो एक्चुअल रिटर्न आएगा वो लगभग सेम आएगा और कोई भी अबनॉर्मल रिटर्न नहीं होगा। तो पहली बार ये क्वेश्चन पूछा है कि राइट द इम्प्लीकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न, तो आपको ये नोट लिखना है कि
In the short run, the return may not be exactly equal to 15.35, but in the long run return will be equal to this level. There will be no abnormal return. अब आपको उन्होंने अल्फा पूछा है, तो उसके लिए पहले मुझे रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM निकालना होगा. ऑलरेडी निकाला जा चुका है. स्टेप 1 पार्ट 3 अल्फा वैल्यू, उसमें मैं 3 लाइन लिखूंगा. फर्स्ट लाइन लिखना रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM. रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 15.35%. ओके, फिर लिखना स्टेप 2 एवरेज रिटर्न. अब आपको देखना 4 रिटर्न दिए हुए 18.83 ऐड करो प्लस 12.65 प्लस 15.35 एंड प्लस 16.57. टोटल करना डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15.85%. 15.85% आप लोगों ने कैलकुलेट किया. अब इन दोनों को कंपेयर करना है. एवरेज ज़्यादा है CAPM से, तो अल्फा पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट स्टेप 3 अल्फा इज इक्वल टू एवरेज रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न. एवरेज रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न. 15.85 minus 15.35 is equal to 0.50%. is 0.50%. हो गया. नीचे एक और नोट लिखो. as alpha is positive, the stock is undervalued. As alpha is positive, the stock is undervalued. नेक्स्ट लाइन एडवाइस. पूछा नहीं है, लिख कर रख रहा हूं, पूछेगा तो लिख देना. एडवाइस इट शुड बी परचेज्ड. एडवाइस लिखना इट शुड बी परचेज्ड. ठीक है. एक और प्रैक्टिस करेंगे अल्फा के ऊपर में. तो अल्फा से रिलेटेड ये 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे. क्वेश्चन 90 उसके नीचे ही है. अगला प्रश्न बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 90 टिक कर दो. इफ बीटा इज 1.40, RF इज 5.25, RM इज 11, व्हाट शुड बी द रिटर्न ऑन द शेयर. ये आपका CAPM रिटर्न आ गया. इफ अल्फा वैल्यू इज, अभी उल्टा सॉल्व करना है आपको. CAPM रिटर्न पता है, अल्फा पता है. अल्फा इज पॉजिटिव 1.510 minus 2.35. What would be the current expected return from the stock and what investment action would you suggest? अभी आप अल्फा का फॉर्मूला क्या है, इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्ड यूज किया है, तो मैं भी यूज करूंगा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न. CAPM रिटर्न हमें मिल गया, अल्फा दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा. एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अल्फा के साथ ऐड कर देंगे, यानी हमारा आंसर होगा CAPM रिटर्न प्लस अल्फा. अल्फा पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे, अल्फा नेगेटिव है तो लेस कर देंगे. इज इट राइट? एंड उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट एक्शन वुड यू सजेस्ट. पहले 2 केसेस में अल्फा पॉजिटिव है बाई, 0 में होल्ड, नेगेटिव में सेल. तो ये आंसर तो आप अभी भी देखकर कर सकते हो, लास्ट वाला. ठीक है ना. तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा आपसे, आप कर देना. पहला स्टेप 1 लिखना रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM. चलो करके बताओ. रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM RJ इक्वल टू
RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। $5.25 प्लस 1.4 इंटू 11 माइनस 5.25। पहली लाइन में तीनों फिगर है, सॉल्व करना। आंसर 13.3%। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर CAPM। अब हमें दो कैलकुलेशन और सिंपल वाले करने हैं। एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, और दूसरा आप बाई करेंगे या सेल करेंगे। तो पार्ट 2 लिखना। पार्ट 2 एक टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिकमेंडेशन। कैलकुलेशन ऑफ expected return and recommendation. Right hand side 4 situation. Situation 1, situation 2, situation 3, situation 4। ये सिचुएशन है, ईयर नहीं है। अल्फा इतना हुआ तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, अल्फा इतना हुआ तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो पहले मैं लिखूंगा पॉइंट ए, required return as per CAPM, required return as per CAPM ब्रैकेट परसेंटेज। तो CAPM अभी हमने कैलकुलेट किया है, चारों कॉलम में 13.3% लिख दो। 13.3% 4 बार। उसके बाद एड अल्फा वैल्यू 1.50 1 0 माइनस 2.35 माइनस 2.35। तो नीचे लिखेंगे थर्ड लाइन, देयरफॉर करंट एक्सपेक्टेड रिटर्न, देयरफॉर करंट एक्सपेक्टेड रिटर्न 14.80%, 4.8% लिखो, 14.3%, 13.3%, 10.95%, 10.95%। हो गया। अब आपको एक और लाइन लिखनी है इसके नीचे, एक्शन। तो एक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जहां अल्फा पॉजिटिव है बाई, या फिर हमने पहले भी सीखा एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न बाई। बात एक ही है, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है तो अल्फा पॉजिटिव आएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न, अल्फा 0 होल्ड, बाई बाई होल्ड। और अगर अल्फा नेगेटिव है या एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, सेल। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना है। हो गया ये क्वेश्चन। अल्फा पे भी हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए अलग अलग तरीके से। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है CAPM एंड गियरिंग। CAPM एंड गियरिंग। तो पैराग्राफ 48 पे आना, पेज 33 पे आना, पैरा 48। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया वी आर नाउ एंटरिंग इनटू, कि CAPM का बिजनेस में कैसे इस्तेमाल होता है। हाउ विल अ फर्म यूज CAPM नॉलेज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ देयर प्रोजेक्ट, rate of return of their portfolio of project, how to calculate cost of equity using CAPM, how to calculate cost of capital using CAPM। ओके, तो इसको एक नाम दिया गया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड गियरिंग। तो गियरिंग का मतलब होता है यूज ऑफ डेट इन द फर्म। गियरिंग का मतलब यूज ऑफ डेट फर्म। ओके, व्यापार करने के लिए आप
या तो ओनली इक्विटी पे डिपेंड कर सकते हैं या इक्विटी प्लस डेट पे डिपेंड कर सकते हैं। तो जो फर्म सिर्फ ओनली इक्विटी यूज करती है वैसी फर्म को हम कहेंगे अनलीवर्ड फर्म, अनगियर्ड फर्म। ओके, तो ये वर्ड्स क्वेश्चन में आएगा। अनलीवर्ड फर्म या फिर अनगियर्ड फर्म। तो इसका मतलब द फर्म इज यूजिंग ओनली इक्विटी, 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी। सो बेस्ड ऑन लायबिलिटी अ फर्म कैन बी ओनली इक्विटी या लीवर्ड फर्म। लीवर्ड मतलब इक्विटी प्लस डेट। सो बहुत सारी फर्म प्रैक्टिकली लीवर्ड फर्म होती है क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोरोइंग करना पड़ता है। इक्विटी के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, इक्विटी शोल्डर्स के पास। अब हम आगे बढ़ेंगे। बेस्ड ऑन एसेट, based on asset a firm will be either a single project firm or a many project firm। यानी जो फर्म बिजनेस वाइज देखें तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिर्फ एक ही बिजनेस है उनका, ओनली वन बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एक एग्जांपल के लिए, जैसे इन्फोसिस ले लिया हमने, तो इन्फोसिस क्या करती है, सॉफ्टवेयर बिजनेस में है या कुछ और भी करती होगी शायद, बट फॉर द टाइमिंग समझ लो सॉफ्टवेयर के बिजनेस में ही है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा स्टील क्या करती है, ओनली स्टील बिजनेस में है, राइट। टाटा मोटर्स लिमिटेड ओनली ऑटोमोबाइल्स में है। तो कुछ कंपनीज होती हैं उनका एक ही बिजनेस होता है, एक ही प्रोजेक्ट, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट या बिजनेस। कुछ कंपनी हैं जिनके अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, अलग अलग रिस्क होता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आईटीसी कंपनी। तो आईटीसी कंपनी के कुछ बिजनेस इस प्रकार से हैं, होटल्स हैं, टोबैको है, एफएमसीजी है, पेपर रिलेटेड है, एग्री रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल एटसेट्रा। तो आप देखोगे ये सब बिजनेस एकदम एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, राइट। इसको बोलेंगे मेनी प्रोजेक्ट फर्म, मेनी प्रोजेक्ट फर्म। ओके, और फॉर एग्जांपल सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, वैसे तो है एफएमसीजी कंपनी, लेकिन यहाँ पर भी इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट, उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, राइट। तो ये हो गया मल्टी प्रोजेक्ट फर्म। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस चैप्टर में अब पढ़ना है कि अगर कोई फर्म सिर्फ इक्विटी यूज करती है तो इक्विटी का बीटा कितना होगा, डेट यूज करती है तो उस फर्म का इक्विटी बीटा, डेट बीटा, ओवरऑल बीटा क्या होगा। अगर कोई फर्म एक ही प्रोजेक्ट यूज करती है तो प्रोजेक्ट बीटा क्या होगा। अगर कोई कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट यूज करती है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट बीटा क्या होगा, या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का बीटा क्या होगा। तो इस टाइप की बातें हमारे सामने अब आएगी, ठीक है। तो सीएपीएम का फॉर्मूला प्रैक्टिकली बिजनेस में रिस्क निकालने के लिए कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, बहुत जल्दी आपकी बुक में डायग्राम भी बनाया हुआ है कि बेस्ड ऑन द अबव फॉलोइंग 4 सिचुएशंस आर पॉसिबल, 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। कौन कौन से 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। एक तो ऐसा होगा कि एक ऐसी फर्म है जिसमें सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट है और 100% इक्विटी है, एक प्रोजेक्ट 100% इक्विटी, सो इसको हम बोलेंगे अनलीवर्ड फर्म, सिंगल प्रोजेक्ट।
अनलीवर्ड फर्म, सिंगल प्रोजेक्ट, सारा पैसा इक्विटी से आया है, सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में लगा रखा है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोजेक्ट का रिस्क है वही इक्विटी का रिस्क है, जो प्रोजेक्ट का रिटर्न है वही इक्विटी का रिटर्न है, वही पूरी कंपनी का रिटर्न है। ऐसे इजी क्वेश्चन, हाँ जी सही बोला, ना आते थे ना आते हैं ना आएंगे, फिर भी एक क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर। दूसरा सिचुएशन है जो मोर प्रैक्टिकल है कि अनलीवर्ड फर्म तो है, यानी फर्म डेट यूज नहीं कर रही है, लेकिन अलग अलग व्यापार कर रही है, अलग अलग बिजनेस कर रही है, तो पैसा प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी में लगा रखा है इन्होंने। तो यहां पर इक्विटी का रिटर्न क्या होगा, गेस करो। वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ दी 3 प्रोजेक्ट्स। इक्विटी का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, वेटेड एवरेज, ओके, वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स will become the cost of equity, will become the cost of equity। तो जो इन तीनों प्रोजेक्ट का वेटेड एवरेज कॉस्ट होगा या वेटेड एवरेज रिटर्न होगा, वही इक्विटी का कॉस्ट, वही इक्विटी का रिटर्न, वही कंपनी का रिटर्न होगा। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन है कि सिंगल प्रोजेक्ट है, बिजनेस एक ही है, ठीक है, लेकिन उसको फाइनेंस किया गया 2 सोर्सेस से, इक्विटी और डेट से। तो इस केस में जो इक्विटी और डेट का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा या रिटर्न होगा, वही इस प्रोजेक्ट का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। और चौथा आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है प्रैक्टिकली, कि फर्म ने इक्विटी और डेट यूज किया है, तो लीवर्ड फर्म है, और फर्म ने वो पैसा अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, तो इसको बोलेंगे मेनी प्रोजेक्ट, लीवर्ड फर्म मेनी प्रोजेक्ट प्रॉब्लम, ओके। तो अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से कि व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स टुगेदर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने आ सकता है या कॉस्ट ऑफ डेट निकालने आ सकता है, समथिंग लाइक दिस। तो अगर एक बार आप लॉजिक समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, तो रिवर्स वर्किंग भी आप उसी इक्वेशन द्वारा कर सकते हैं, राइट। रिवर्स वर्किंग करना कोई बुरी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे गाड़ी सीधा चलाना जब आप सीख जाओगे तो रिवर्स चलाना भी सीख जाते हैं, वैसे ही है, ओके। तो एक गोल्डन रूल याद रखना अभी, द ओवरऑल बीटा ऑन एसेट साइड इज इक्वल टू ओवरऑल बीटा ऑन द लायबिलिटी साइड, ओके। यानी ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल ध्यान में रखना है कि जो एसेट साइड का ओवरऑल बीटा होगा, दैट इज बी ए, इज द वेटेड एवरेज बीटा ऑफ एसेट्स is equal to weighted average beta of liabilities and will be equal to overall beta of the company. Overall beta of the company is weighted average beta of liability side. Liability side में usually 2 आइटम दिए जाएंगे, डेट और इक्विटी, is equal to weighted average beta of the asset side. Asset side में एक प्रोजेक्ट हो सकता है या मेनी प्रोजेक्ट्स हो सकता है। तो ये अगर आप मास्टर एक रूल ध्यान में रखेंगे तो मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं। कई बार आपको बीटा ऑफ एसेट दिया हुआ है, वो पूछ रहा ओवरऑल बीटा क्या है, अरे भाई वही आंसर है, जो बीटा ऑफ एसेट है वही बीटा ऑफ लायबिलिटी है, वही ओवरऑल बीटा है। नाउ यू सी, व्हेन अ कंपनी हैज सेवरल प्रोजेक्ट्स, मेनी प्रोजेक्ट, P1, P2, P3, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, तो जो कंपनी के पास मेनी प्रोजेक्ट है, इट रिजेंबल्स अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स, इट रिजेंबल्स अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब जैसे एक इन्वेस्टर के पास 3 स्टॉक है, इट बिकम्स अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। एक कंपनी के पास 3 बिजनेस है, 3 प्रोजेक्ट है, इट बिकम्स अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो वापस फिर पोर्टफोलियो के सारे रूल अप्लाई हो जाएंगे। द बीटा ऑफ दैट पोर्टफोलियो विल बी द वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द एसेट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द पोर्टफोलियो। तो एक और फॉर्मूला आपने सीख लिया कि अगर मेनी प्रोजेक्ट फर्म है
तो बीटा ऑफ द एसेट साइड विल बी इक्वल टू वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द एसेट साइड। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है बीटा ऑफ द एसेट साइड इज इक्वल टू बीटा ऑफ द वेटेड एवरेज बीटा ऑफ एसेट, WABA, वेटेड एवरेज बीटा ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम तब आएगा जब मेनी प्रोजेक्ट्स हो। जैसे मान लो 2 प्रोजेक्ट है P1 P2। P1 में आपने टोटल फंड्स का 50% लगा रखा है और P2 में 50% लगा रखा है और इनका बीटा है 1.5 1.8। अब आपसे पूछ रहे हैं एसेट साइड का बीटा क्या होगा। तो जो हम पोर्टफोलियो के लिए जो रूल अप्लाई करते हैं वो यहाँ भी अप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज। ये 0.5 इंटू 1.5 0.75 0.9 टोटल आएगा 1.65 समथिंग लाइक दिस। ओके, तो इसको हम बोलेंगे एसेट साइड बीटा या ओवरऑल बीटा। अभी आप लायबिलिटी साइड देखो, लायबिलिटी साइड में क्या रहता है। ये लायबिलिटी साइड है, मान लो इसमें आपको इक्विटी दिखेगा, डेट दिखेगा। तो it looks like a portfolio which has 2 items. So when company has several liabilities, the liability side looks like a portfolio of liability. तो portfolio of liabilities का बीटा क्या होगा? The beta of the portfolio will be the weighted average beta of the liabilities which constitutes the portfolio, right? तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट लिखूंगा, बीटा ऑफ द लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू, बुक में सब लिख रहा है, देखो बह रहा है आंसर, इक्वल टू बीटा ऑफ द वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द लायबिलिटी साइड। यानी इसको मैथमेटिकली मुझे लिखना हो तो वेट ऑफ डेट इनटू बीटा ऑफ डेट, इसको आप लिख सकते हैं वहां पे पेंसिल से, प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू बीटा ऑफ इक्विटी is equal to beta of liability side equal to overall beta, क्योंकि beta of liability side is equal to, मान लो कोई बोलेगा प्रेफरेंस शेयर हुआ तो क्या करेंगे, वही करना, एक और ऐड करना WP इंटू बीटा ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें सिर्फ डेट और इक्विटी की ही चर्चा हुई है। लिख लिया? तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे आज एक क्वेश्चन में, जहां पर आपको एवरेज बीटा ऑफ द लायबिलिटी साइड या ओवरऑल बीटा निकालने का प्रॉब्लम आएगा। तो अब आपको मैं एक मास्टर फार्मूला दूंगा। मास्टर फार्मूला क्या है? BO इक्वल टू BL इक्वल टू BA इक्वल टू BWA, BA इक्वल टू BWA BL। मतलब ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ लायबिलिटी साइड equal to beta of asset side equal to weighted average beta of asset side equal to weighted average beta of liability side। कोई भी एक पता चल गया मतलब बाकी के 4 भी आपको पता चल चुके हैं। उसके बाद मिसिंग फिगर निकालना है। ओके, नाउ यू सी द 4 सिंपल फॉर्मूला। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है। नीचे के टेबल पे आना, CAPM cost and return, if beta of the equity is known, अगर आपको इक्विटी का बीटा दिया हुआ है, the cost of the equity can be computed। formula cost of equity equal to RF plus beta of equity into RM minus RF। तो एक दो क्वेश्चन अभी आएंगे जहां पर आपको लिखा बीटा ऑफ इक्विटी इज 1.5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इतने दिनों से क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। इफ बीटा ऑफ डेट इज नोन, यहां पर स्टूडेंट चिल्लाएगा, कल तो आपने कहा था बीटा ऑफ डेट इज 0। अगर दिया है, अगर दिया, सपोज क्वेश्चन में बीटा ऑफ डेट दे दिया 0.3, द कॉस्ट ऑफ डेट कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, KD is equal to RF plus beta of debt into RM minus RF। ओके, इस तरह से आप कॉस्ट ऑफ डेट निकाल सकते हैं।
या फिर कॉस्ट ऑफ डेट का एक और फॉर्मूला इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, जो आपने इंटर के एफएम में पढ़ा है। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा आप फॉर्मूला यूज करना। इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट भी होता है, याद है। और अभी आपने पढ़ा आर एफ प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू आर एम माइनस आर एफ, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन देखना डेटा अवेलेबल क्या है। इफ ओवरऑल बीटा इज नोन, बीओ यानी पूरी फर्म का एवरेज बीटा इज नोन, the overall cost can be computed using the following formula. KO is equal to, इसको हम बोलेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आर एफ प्लस बी ओ इंटू आर एम माइनस आर एफ। यानी एक बार ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया आपके हाथ में, ओवरऑल बीटा आ गया, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला, आपको कभी कभी प्रोजेक्ट का बीटा दिया रहता है और आपको प्रोजेक्ट का रिटर्न निकालना दिया जाता है, प्रोजेक्ट या एसेट। तो उसके लिए मैंने फोर्थ रूल लिखा है कि बीटा ऑफ द एसेट और प्रोजेक्ट इज नोन, और प्रोजेक्ट, एसेट के साथ लिख दो और प्रोजेक्ट, द रिटर्न फ्रॉम द एसेट और प्रोजेक्ट कैन बी कंप्यूटेड। अब फॉर्मूला आप खुद ही लिखना, रिटर्न ऑफ एसेट या रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ए इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो इक्विटी का बीटा दिया हो तो के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। डेट बीटा दिया हो, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आर एफ प्लस डेट बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ओवरऑल बीटा दिया हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू आर एफ प्लस ओवरऑल बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। और एसेट बीटा या प्रोजेक्ट बीटा दिया हो तो प्रोजेक्ट का रिटर्न या एसेट का रिटर्न इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ द एसेट और प्रोजेक्ट इनटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, तो अब हम पहले एक दो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, अनलीवर्ड फर्म है और सिंगल प्रोजेक्ट है। एक्स लिमिटेड इज एन इक्विटी बेस्ड फर्म, एक्स लिमिटेड इज एन इक्विटी बेस्ड फर्म with RF equal to 6%, RM 15, बीटा ऑफ x। अब ये फर्म है, इसमें सिर्फ 100% इक्विटी है, तो जो उस फर्म का बीटा होगा वही इक्विटी का भी बीटा होगा। ठीक है, और इस फर्म में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, तो जो उस फर्म का बीटा होगा वही उस एसेट का बीटा भी होगा। एक ही एसेट है तो जो फर्म का बीटा एसेट का बीटा, फर्म का बीटा इक्विटी का बीटा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एसेट बीटा, ये आंसर यही छुपा हुआ है 1.5। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो फर्म का बीटा है वह इक्विटी का बीटा है, तो इक्विटी बीटा अगर आपको पता हो तो CAPM से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर बेवकूफ़ी भरा सवाल है, क्योंकि अगर सिर्फ इक्विटी बेस्ड फर्म है तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होगा। अब पूछ ही लिया तो हम आंसर लिख देते हैं, वैसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। लिखो आंसर, लिखो BO इक्वल टू 1.5 ओवरऑल बीटा। फिर एक इक्वेशन लिखना। आपका पहला क्वेश्चन था व्हाट इज एसेट बीटा, तो ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट, दैट इज BO इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 1.5। तो बीटा ऑफ एसेट 1.5 आ गया। अभी हम इक्विटी बीटा निकालेंगे। बीटा ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट इज इक्वल टू 1.5। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड का बीटा आ गया। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ इक्विटी है। सिंस दिस इज एन अनलीवर्ड फर्म, सिंस दिस इज एन अनलीवर्ड फर्म, बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू
1.5, यानी सब कुछ 1.5 है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी एंड ओवरऑल बीटा। अब आपको पूछा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होगा K इज इक्वल टू RF प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू RM माइनस RF। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 प्लस 1.5 इंटू 15 माइनस 6 सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, 19.5%, 19.5%। उसके बाद उन्होंने एक और सवाल पूछा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर सिर्फ इक्विटी द्वारा फाइनेंस किया बिजनेस हो तो जो इक्विटी का कॉस्ट है वही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फिर भी हम लिख देते हैं, मार्क्स काटने वाले मौका ही ढूंढते रहते हैं। KO इज इक्वल टू RF प्लस BO इंटू RM माइनस RF। वापस वही लिखेंगे, वही आंसर आएगा। यही तो प्रकृति का नियम है, सेम इनपुट सेम आउटपुट। हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एक और इजी क्वेश्चन जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 की खासियत क्या है, अनलीवर्ड फर्म है लेकिन मेनी प्रोजेक्ट, इस बार नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज्यादा है तो आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। बी लिमिटेड इज एन इक्विटी बेस्ड फर्म with projects undertaken, namely project XYZ, with RF equal to 6%, RM equal to 15%। ये -15 नहीं है, ये 15 नहीं है, ये डैश है। कई बार बच्चे पूछते हैं तो माइनस लिखा हुआ है, माइनस नहीं है, ऐसा टाइपिंग में हो गया है, आपकी बुक में उसको ठीक कर दिया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है XYZ, उनके बीटा की वैल्यू है 1.5, 1.75 और आपने इन्वेस्टमेंट अलग अलग अमाउंट कर रखा है 100, 200, 300। तो आपको लगता नहीं तीन प्रोजेक्ट तीन स्टॉक्स के समान है एक पोर्टफोलियो में। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूट एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट का बीटा दिया हुआ है, RM RF दिया हुआ है। तो जैसे हमने पहले कई क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक निकाला, यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच प्रोजेक्ट निकालना है। उसके बाद ये पूछ रहा है बीटा ऑफ द कंपनी, तो बीटा ऑफ द कंपनी विल बी वेटेड एवरेज बीटा ऑफ ऑल द 3 प्रोजेक्ट्स। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बीटा ऑफ एसेट साइड इज बीटा ऑफ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सिर्फ इक्विटी है, तो बीटा ऑफ इक्विटी इज बीटा ऑफ लायबिलिटी साइड। और एक बार बीटा ऑफ इक्विटी मेरे हाथ आ गया तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी निकाल सकते हैं, राइट। स्टार्ट किया जाए। तो पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को एक बैलेंस शीट के फॉर्म में प्रेजेंट करो। वैसे ये बैलेंस शीट है नहीं, समझने के लिए, ये बैलेंस शीट समझने के लिए। लायबिलिटी साइड में इक्विटी है, लायबिलिटी साइड में इक्विटी है। एसेट साइड में 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट X, प्रोजेक्ट Y, प्रोजेक्ट Z। और इनका बीटा मैंने ब्रैकेट में लिखा है, बीटा इक्वल टू 1.5, बीटा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 0.75 और इनका अमाउंट है 100, 200, 300। तो एक आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। आपको एसेट साइड का एवरेज बीटा निकालना है, इक्विटी बीटा निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, राइट। तो स्टेप 1 लिखना। स्टेप 1 पहला क्वेश्चन क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट। पहला आंसर लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट। 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्ट, कैलकुलेशन, रिटर्न, प्रोजेक्ट, कैलकुलेशन, रिटर्न। कैलकुलेशन कॉलम में RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF।
एक मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूं, दो आप करना। एक्स, प्रोजेक्ट एक्स 6 प्लस 1.5 इंटू 15 माइनस 6, ये आ रहा है 19.5%। वाई 6 प्लस 1 इंटू 15 माइनस 6, ये आ रहा है 15। जेड, जेड का बीटा 0.75, 6 प्लस 0.75 इंटू 15 माइनस 1, ये आंसर आ रहा है ब्रैक लिखना 12.75%, एक परसेंट का साइन भी लगा दो। तो पहला आंसर हो गया, 1 या 2 मार्क मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको अगला क्वेश्चन है बीटा ऑफ द कंपनी। तो बीटा ऑफ द कंपनी मतलब ओवरऑल बीटा। ओवरऑल बीटा मतलब वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द 3 एसेट्स। लिखो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल बीटा, कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल बीटा। ओवरऑल बीटा इक्वल टू weighted average beta of assets, that is BO is equal to BA, BO equal to BA। 5 कॉलम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कॉलम लिखेंगे प्रोजेक्ट, बीटा, अमाउंट, वेट, वेट इनटू बीटा। बहुत इजी है, आपके पास 3 प्रोजेक्ट हैं, आपको ओवरऑल एसेट साइड का बीटा निकालना है, तो वेटेड एवरेज बीटा निकालेंगे। बाकी सारा डिटेल दिया हुआ है। प्रोजेक्ट के नाम लिखना XYZ, बीटा लिखेंगे 1.5, 1, 0.75, अमाउंट लिखना 100, 200, 300, 600। तो आपका वेट हो जाएगा ये 1/6, ये हो गया 2/6, ये हो गया 3/6, टोटल 1। अभी आप बीटा को वेट से मल्टीप्लाई करना, 1.5 इंटू 1/6 0.25, 1 इंटू 2/6 0.33, 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0.33, 3 में लिखेंगे तो 0.333, जिसको जो लिखना हो, और लास्ट वाला आएगा 0.375। तो इस तरह से लिखेंगे तो आंसर 0.955 आएगा। जिन लोगों ने 3 डिजिट लिखा है 958 आएगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल बीटा, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था। जो ओवरऑल बीटा होगा वही लायबिलिटी साइड का बीटा भी होगा, वही इक्विटी बीटा भी होगा। तो एक नोट लिखेंगे नीचे, सिंस दिस इज एन अनलीवर्ड फर्म, since this is an unlevered firm, beta of equity is equal to BO is equal to 0.955, 0.955, K is equal to RF plus beta of equity into RM minus RF। Cost of equity equal to 6 plus beta of equity 0.955, जिन्होंने 958 लिया वो 958 लिखेंगे, into 15 minus 6। सॉल्व करेंगे, आंसर बताओ जल्दी। द आंसर इज 14.595%, 14.595%। अब ये आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द कंपनी, यानी ओवरऑल रिटर्न। ओवरऑल रिटर्न भी यही आएगा, लेकिन फिर भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं RA इज इक्वल टू, यानी रिटर्न ऑफ एसेट्स इक्वल टू RF प्लस BA इंटू RM माइनस RF। और बीटा ऑफ एसेट साइड भी यही है 0.955, वही लिखोगे तो वही आंसर आएगा। 6 प्लस 0.955 इंटू 15 माइनस 6। सॉल्व करना जरूरत नहीं है, एक्चुअली वही फिगर है 14.595।
14.595%. ओके, तो ये आंसर कंप्लीट हुआ. नाउ विल कंटिन्यू टुमारो.